लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, दुनिया एक अजब गजब संकट के दौर से गुजर रही है। यह संकट इस तरह का है कि यह कोई कहीं से आया हुआ अचानक संकट नहीं है, यह क्रिएटेड संकट है। ऐसा संकट है कि कभी देश में कोई कुछ कर रहा है, पूरा देश लाइन में लग गया है और कहीं पेट्रोल के लिए, कहीं डीजल के लिए, कहीं एलपीजी के लिए, सब के लिए रोना मचा है। रोजगार छिन रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं और तमाम संकट। वहीं दुनिया के देशों में इसी तरह के संकट खड़े हैं। तमाम देश तमाम संकट से जूझ रहे हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है और तमाम नरसंहार हो चुके हैं। ये सब हालात बने हैं सिर्फ सत्ता के कुछ चहेतों के। सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उसके लिए वो कोई गुनाह करते हैं। चंद चीजों के लिए मानवता की हत्या करना, ये कहीं से किसी भी धर्म में कहीं पर भी उचित नहीं ठहराया जाता, लेकिन ये हो रहा है। तमाम असुरी शक्तियां इस समय चल रही है और जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय आपसे बात कर रहे हैं जब रामनवमी मनाई जा रही है। राम, वो राम जिन्हें आदर्श का पुरुष माना जाता है, जिन्हें तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा और जिन्हें एक आदर्श राजा के तौर पे ऋषि वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया। जब यह स्थिति हो तो अब आप सोचिए, वो अवसर ऐसा है कि भारत के अंदर भी सारी मर्यादाएं टूट रही हैं, दुनिया में भी टूट रही हैं और हर जगह ये हो रहा है। जी, ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सबसे पहले दुनिया के जो अपने आप को दादा कहता है, दुनिया का बादशाह बताने की कोशिश करता है, तो उस डोनाल्ड ट्रंप से शुरू करता हूं, जो ट्रंप कहता है कि ईरान बातचीत करने वाले बहुत अलग और अजीब अंदाज से बातचीत कर रहा है, यानी ईरान से। लेकिन ईरान कह रहा है बातचीत किससे हो रही है, हम तो कर नहीं रहे। तब डोनाल्ड ट्रंप यही कहता है कि अलग अंदाज में और अजीब बातचीत हो रही है, वो हमसे डील करने की भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए। वे मिलिट्री तौर पर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और उनके वापस आने का कोई चांस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यह भी दावा कर देते हैं कि वहां के लोग, वहां की जो मौजूदा सरकार है, वो उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने को तैयार है, लेकिन मैंने मना कर दिया। अजब गजब सी बातें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जिसे कोई ईरानी कभी भी सच नहीं मान सकता है, एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा। तो यह स्थिति है कि इस तरह से वो कुछ भी बोल रहा है। इसी तरीके से नेतन्याहू कुछ भी बोल रहा है। एक तरफ कह रहे हैं सीज फायर हुआ है, दूसरी तरफ अटैक पर अटैक पर अटैक करे जा रहे हैं। एक दावा किया जा रहा है इजरायली मीडिया की तरफ से, वहां के एक तथाकथित एक सैन्य अफसर की तरफ से, जो मीडिया में फैलाया जा रहा है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना के जो कमांडर, यानी वहां की नौसेना के जो चीफ है अली रेजा तंगसीरी, उन्हें एक हवाई हमले में मार दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि न तो इजराइल ने की है और ना ही ईरान ने की है, लेकिन इस तरह की खबरें चले तो ये चलती रहेंगी। तो इस तरह के दावे हो रहे हैं और इन्हें दुनिया के बड़े बड़े मीडिया इस तरह से दिखा रहे हैं। तब हमें अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रोफेसर जॉन मीयरसायर का वह बयान याद आ रहा है, जो उन्होंने कहा कि किस तरीके से अमेरिका ने 1971 से लेकर 2022 तक से, उसके बाद की मैं गिनती नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने उसी समय कहा था, इस समय तक
38 मिलियन लोगों को, यानी 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, जोड़ लीजिए, 38 मिलियन लोगों को मार डाला। जी हाँ, I just don't 71 to 2021, and it asked what were the consequences of those sanctions, and we murdered 38 million people. 38 million people. अब आप सोचिए कि 38 मिलियन पीपल्स को मार डाला, तो इस तरह से जिसने अमेरिका में बैठ के अमेरिका के टीवी चैनल पर वो यह बात बता रहे हैं, हालांकि वहां अच्छाई ये है कि वहां पर उस चैनल को ब्लॉक नहीं कर दिया जाता है, उसे गद्दार नहीं बता दिया जाता है, उसे कुछ नहीं बता दिया जाता है भारत की तरह से कि आप सच बोलेंगे तो चैनल बंद कर दिया जाएगा। आपने देखा कैसे 4 PM का नेशनल चैनल जो सच की आवाज बन रहा था उसको बंद किया गया, उसी तरीके से तो वहां नहीं किया जाता है। वहां पर लोग सच बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं, अदालतों में भी बोलते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, अपना जुर्म सजा स्वीकार कर लेते हैं। तब ऐसे में जो स्पेन है वो लगातार खोल रहा है कि किस तरीके से ट्रंप जो है एक पूरा फ्रॉड करते हैं और सब करते हैं। तो इधर अमेरिका की संसद में वहां के राज्यसभा सदस्य वो बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को अपने बर्बाद कर दिया है, अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। और अब वो कह रहे हैं कि होमोर्ज रूट खोलने के लिए हमें $2 बिलियन चाहिए, $2 बिलियन मांग रहे हैं। और जब $2 बिलियन मांग रहे हैं तो सुन लीजिए, not just in America. Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. अब आप समझ लीजिए कि वो यही कह रहे हैं कि इस युद्ध के पहले होमोर्ज रूट पूरी तरीके से खुला हुआ था और जो खुला हुआ था उसे इन्होंने जबरदस्ती जंग में ला करके बंद कराने पे मजबूर कर दिया और यह कर दिया। और अब कह रहे हैं कि उसे खुलवाने के लिए हमें $2 बिलियन जो है अमेरिकी सीनेट मंजूर कर दे। अब आप सोचिए कि अमेरिकी कांग्रेस से यह मांग रहे हैं कि $2 बिलियन दे दीजिए। आप वही वो कह रहे हैं कि जब खुला था तो आपने ये हालात क्यों पैदा किए कि अब उसको बंद जो हो गया है उसे खुलवाने के नाम पे मांग रहे हैं। ये आपकी हरकतों के कारण हुआ है और ये वहां की संसद में खुल के बोला जाता है, वहां पर सांसदों को बोलने से रोका नहीं जाता है। इसी तरीके से तमाम और बातें आ रही, तमाम दावे हैं, वायदे हैं। तो ऐसे में जो सैयद अब्बास अरागची है, जो ईरान के विदेश मंत्री, वो कहते हैं हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं, हमसे बहुत से देश बातचीत के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से हमले करना जारी रखेंगे, यह हम स्पष्ट कह रहे हैं। यह वह देश कह रहा है जिसके मिलिट्री खत्म हो जाने की बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसे कमजोर होने की बात कह रहे हैं। और वो तो खुल के कह रहा है कि बात ऐसे नहीं होगी, अब बात हमारी शर्तों पे होगी। और जब वो कहता है तो इनको घबराहट होती। अब आप सोचिए उधर भारत में इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लखनऊ तक पहुंच गया है। लखनऊ के पेट्रोल पंप्स पे, तमाम पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, कहीं LPG नहीं है। और इस तरह के हालात देश के 1 दर्जन राज्यों में आज हो चुके हैं। 1 दर्जन राज्यों में जब ये हालात हो गए हो तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए भारत का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही, नहीं कोई संकट नहीं है, ना LPG का, ना किसी चीज का, ना पेट्रोल का, ना कोई चीज, ये कोई संकट नहीं है। तो फिर यह स्थिति क्यों है? बुकिंग तुरंत क्यों नहीं हो रही है? क्यों बुकिंग होने के बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही है? क्यों लोग लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में भी नहीं मिल पा रहा है? क्यों ये हालात पैदा हो गए हैं कि आपकी गाइडलाइन पर जो लोग जा रहे हैं सिलेंडर मांगने तो नहीं भर रहा? आपने खुद संसद के भीतर यह कह के कि आने वाला समय बड़ा संकट का है, पैनिक क्रिएट कर दिया है। तो ये सारे हालात पैदा खुद ही किए हैं, जैसे ट्रंप ने कर दिए, वहां होमोर्ज स्ट्रेट बंद करा दिया, उसी तरीके से यह हालात है। और फिर मांग रहे हैं कि हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे।
इसके बाद में मोरबी जैसी जगह, जो गुजरात की बात करूंगा, वहां की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सेरेमिक की सारी इंडस्ट्री इस समय बंद। और इसी तरीके से सूरत के आधी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी और यह क्रम लगातार देश के तमाम हिस्सों में जारी है। देश के तमाम सारे होटल रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। अब यह हालत है कि प्रधानमंत्री देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा करेंगे, इस समस्या पे चर्चा करेंगे। यदि कोई संकट नहीं है तो चर्चा क्यों करेंगे? और जो हालात है उनको किसने पैदा किया है? आपने किया है। तो अब बात समझ लीजिए कि जब हम गलत चयन करते हैं तो यही होता है। उधर भारत के नेता प्रतिपक्ष वो लगातार इन बातों से आगाह करते रहे और बताते रहे कि ये संकट इस तरीके से है, ये आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने उसे तत्काल कदम नहीं उठाया और इतनी देर से उठाया कि उसका लाभ भी देर से ही फिर मिलेगा। तो वही स्थिति है कि ईरान ने अब हालांकि कह दिया कि हम चीन के, रूस के, पाकिस्तान के, भारत के जहाजों को जाने देंगे क्योंकि ये हमारे पुराने मित्र हैं। और भारत के लिए उसने स्पष्ट कहा कि भारत के नागरिक जो है बहुतायत में वो हमें प्यार करते हैं, इसलिए हम भारत की मदद करेंगे। जी हां, वो कश्मीर के नागरिकों को धन्यवाद कर रहे हैं जो उनके लिए फंड जुटा रहे हैं। अब आप सोचिए, जब इस तरह से मदद कर रहे हो तो फिर करेंगे। भारत सरकार के कारण नहीं, उनके कारण हमें ये लाभ मिल रहा है, हमारे देश के उन नागरिकों के कारण जो आवाज बन रहे हैं ईरान की। तो यह बात ईरान ने स्पष्ट कर दी। तो अब आप सोचिए, राहुल गांधी यही बात तो कह रहे थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने 2 तारीख को, 2 मार्च को अपना आर्टिकल लिख दिया था कि हमें ईरान के साथ इस समय तटस्थता की भूमिका के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हमें उस देश के इजराइल और अमेरिका के साथ इस समय खड़ा होना चाहिए जो हमलावर। हमें निंदा करनी चाहिए उनके हमले की। हम भले ही इनकी लड़ाई में न कूदे, हम इनके उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन तटस्थ रह के सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। राहुल गांधी ने उसी समय कहा था सर्वदलीय बैठक बुलाइए, इस पर चर्चा करिए, संसद में चर्चा करिए, नहीं हुई। और उसके बाद में इसी तरीके से तमाम बातें आई थी। लेकिन इस सरकार को तो सूझ नहीं रहा था। जब 3 दिन हुए थे युद्ध को, तभी सोनिया गांधी ने यह बात कह दी थी, राहुल गांधी ने कह दी थी कि आने वाला बहुत बड़ा संकट, लेकिन नहीं सूझा। आज देश संकट में फंसा है। राहुल गांधी की मां यानी वही सोनिया गांधी इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है उस सर गंगाराम हॉस्पिटल में जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां बनवाया। जो सर गंगाराम हॉस्पिटल हुआ करता था वो होता था लाहौर में। और वहां से आने के बाद में, जब देश का बंटवारा हुआ, आने के बाद में उनके दामाद ने यहां उन्हीं के नाम पर याद में हॉस्पिटल बनाने का सोचा, तो पंडित नेहरू ने उन्हें प्रोत्साहित किया, जमीन दी और कहा बनाइए, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे बनाइएगा, कि जिससे गरीब को, नीडी को मदद मिल सके, उसे सब्सिडाइज इलाज मिल सके। उसी हॉस्पिटल में श्रीमती सोनिया गांधी अपना इलाज करा रही, जिसका उद्घाटन कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे वो दलाल दुबे समेत लोग उस पर कहते हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं किसी दलित से करा रहे हैं, क्यों किसी उससे नहीं करा रहे। अरे भाई, वो अस्पताल ऐतिहासिक तौर पे उनके परिवार से जुड़ा अस्पताल है, इसलिए वहां से करा रहे और वहीं से इलाज हो रहा है। वो ये नहीं पूछते हैं कि किस डॉक्टर की कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है। यह काम तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। राहुल गांधी वहां जब इलाज करा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि किस तरह के जो सारी चीजें हैं उन पर उन्होंने कहा कि जब मैं केरल में, मुझे चुनाव में जाना था, लेकिन मैं रैली में नहीं जा सका क्योंकि मुझे रुकना पड़ा अपनी मां के साथ, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जब मैंने देखा, मैं वहीं पर एक छोटे से सोफे पर मां के सामने वहीं पर लेट गया रात में, तो देखा हर घंटे पर एक नर्स आती थी, उनका हाथ पकड़ती थी, देखती थी और उन्हें सांत्वना देती थी और चली जाती थी। वो नर्स असल में जो सेहत को लेकर जितनी चिंतित थी कि मुझसे ज्यादा वो चिंतित थी। तो मुझे केरल की एक उस नर्स से तसल्ली मिली
कि जो जिस तरह से मेरी माँ की केयर कर रही थी। सुबह सवेरे मैंने उससे पूछा कि तुम पूरी रात जागती हो, ये पूरी रात जिस तरह काम करती हो, उसके बाद में सोती कब हो? तो उसने कहा थोड़ा ही वक्त मिल पाता है। और जिस तरह से उसने अपना कमिटमेंट दिखाया, तो राहुल गांधी ने उसकी प्रशंसा की, सार्वजनिक तौर पे की। जब वो संबोधित कर रहे थे केरल के लोगों को, तो उन्हें भी बताया कि किस तरह से केरल की वो लड़कियां, वो महिलाएं, वहां के लड़के आज देश में और दुनिया में किस तरह सेवा भाव से काम कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत सुखद है। उधर इसी सुखद बात पे बात करूंगा कि यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि वार इज नॉट द आंसर, यानी युद्ध किसी बात का उत्तर नहीं है, इसलिए डिप्लोमेसी के साथ में हर चीज जो है वे आउट करनी चाहिए। जी हां, यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है, लेकिन इसको समझना किसे? इसे समझना है अमेरिका को, इजराइल को, इसे समझना है उन देशों को, यूएई को, कि उस प्रिंस को जो है नफरत के युद्ध में भड़काना चाहते हैं और चाहते हैं युद्ध चले, उन लोगों को जो जिन्हें यह युद्ध मुफीद लग रहा है क्योंकि उनके एजेंडे पूरे हो रहे हैं, उनकी सरकार। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को वह मौका मिल रहा है कि वो मध्यस्थता कर सके। तो भारत का विदेश मंत्री कहता है कि वो दलाली कर रहा है। तो जब उसे वो दलाल बताते हैं, तो उस स्थिति में सवाल उठता है, तो जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तब भारत क्यों गया था मध्यस्थता करने? क्यों गए थे नरेंद्र मोदी? क्या दलाली करने गए थे? ये दलाली नहीं होती है, ये अहमियत होती है। नरेंद्र मोदी तो सफल नहीं हुए, पता नहीं पाकिस्तान भी सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह मौका बहुत उन लोगों को मिलता है जिन पर सभी यकीन कर रही होती है पार्टियां। तो यह बहुत बड़ी बात। तो ऐसी स्थिति में हमें समझना होगा कि किस तरह से तो ईरान लगातार कूटनीतिक झटका दे रहा है अमेरिका को, इजराइल को, जो चाहते हैं कि दूसरे भी युद्ध में कूद जाए। और इस तरह से जिस तरह भारत के विदेश मंत्री जो है, जो स्टाइलिश रहते हैं, वो जिस तरह से पश्चिम एशिया के इस युद्ध के मामले में जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, उससे भारत की कूटनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है और उनकी भाषा भी आपत्तिजनक है। ऐसे में समझ में आता है कि ऐसा व्यक्ति यदि देश का विदेश मंत्री होगा तो देश को कोई लाभ नहीं उनके कारण मिलेगा। देश के नागरिकों के कारण ईरान हमें सहायता दे रहा है, हमारे जहाज पार करने की बात कर रहा है। उसने कहा सिर्फ दुश्मन के जहाज रोके जाएंगे, न तटस्थ के रोके जाएंगे, न ही मित्रों के रोके जाएंगे। तो अब आप समझिए, हम ये देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह के हालात हैं, उन हालात में भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है। और जब फेल हो चुकी हो तो हमें इन सारी चीजों को सोचना चाहिए। भारत देश हमारा है, हमारे लिए कोई पार्टी, कोई नेता सब बाद में आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो नीति बनाई, उनके नेता, उनके सबके लिए, तो ऐसे विषम परिस्थितियों में भी वो चुनावी राजनीति कर रहे हैं, वो अपने पूंजीपति मित्रों को कमवाने की राजनीति कर रहे हैं। तो भारत में पेट्रोलियम के दाम, डीजल के दाम, एलपीजी के दाम सब बढ़ा दिए जाते हैं। इसके अलावा एलएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़ा दिए जाते हैं। अब आप सोचिए, जब इस तरह के हालात हो कि मदद करने की बजाय आप यह कर रहे हो, अपने नागरिकों को लूट रहे हो, तो आपसे क्या उम्मीद की जाए? आप किस बात के विश्वगुरु? विश्वगुरु तो पाकिस्तान बन गया और विश्वगुरु वह ईरान बन रहा है जो लगातार मुकाबला कर रहा है और जवाब दे रहा है, स्ट्रांगली दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह बड़ा स्पष्ट आ जाता है कि लेबनान पे कब्जा करना है, इसलिए किसे करना है? इजराइल को करना है। इजराइल को फिलिस्तीन पे कब्जा करना है, इजराइल को दूसरे और देशों पे कब्जा करना है, इजराइल को ईरान के उस पे कब्जा करना है। तो इसलिए इन साम्राज्यवादी लोगों के साथ हमारा प्रधानमंत्री जाके खड़ा हो जाता है और भारत को संकट में डुबो देता है। भारत में तमाम लोग, करोड़ों लोग इस समय बेरोजगार हो गए, यह हालत हो गई हो, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ऐश कर रहा है। सोचिए आपने किसको चुना है?
जी हाँ, जय